तो जब हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन का इक्वेशन लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं, दैट इज द प्रेडिक्ट वेरिएबल विच इज बीइंग प्रेडिक्टेड, उसका वैल्यू इक्वल्स टू β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस c। ठीक है, तो ये जो बीटा होता है, बेसिकली ये जो बीटा होता है, दिस इज द स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्ट्रेंथ होता है कि विच दिस इज, ये बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर निकल के आता है एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। ये x और y के बीच के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, x1 और y के बीच में, एंड β2 डिपेंड करता है x2 एंड y2 के बीच के रिलेशनशिप का। ठीक है, इट इज समहाउ डिपेंडेंट अपॉन कोरिलेशन, ये एक्चुअली कोरिलेशन पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, दिस β1 and β1 is calculated by seeing the relation between x1 and y, and β2 is calculated by checking the relation between x2 and y। ठीक है, and this is a constant कि अगर हम, मेरा सपोज करो कि x1 x2 नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हम एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे और अपने डिस्काउंट भी नहीं दे रहे। ठीक है, अपने शॉप में हम एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे उसका एंड डिस्काउंट भी नहीं दे रहे, तब भी तो कुछ ना कुछ सेल्स होगी, कम होगी कोई बात नहीं, लेकिन होगी ना कुछ सेल्स। तो वो जो सेल्स होगी दैट विल बी अ कांस्टेंट। क्लियर है? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कांस्टेंट। क्लियर। थैंक यू सर। और एक जो क्वेश्चन था आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग देखते हैं रिग्रेशन करेंगे, में, हाँ वो तो करेंगे, मॉडल समझ में आता है, उसका क्या मतलब होता है? आई विल कम टू इट, जब हम रिग्रेशन को समझाएंगे, मतलब जब वहां तक आएंगे तब आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अभी बेसिक समझा रहे, देन आई विल गो टू द अजम्पशंस, देन आई विल रन द मॉडल, देन आई विल एक्सप्लेन द मॉडल। ओके ओके, ठीक है, चलो गाइज, आई एम क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट? तो नो, ओके, अब आ जाते हैं अजम्पशंस पे। ठीक है, तो अजम्पशंस पे ये चीज़ देखना है, देखो मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए कंटिन्यूअस, हमेशा कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, एंड मेरा जो IV है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज द प्रेडिक्टर वेरिएबल, ये मेरा कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी कंसीडर, ये नॉमिनल भी चलेगा हमको, ऑर्डिनल भी चलेगा, ठीक है, इंटरवल भी चलेगा, रेशियो भी चलेगा। सो कैटेगोरिकल हो चाहे रेशियो हो चाहे कोई भी तरीके का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, कोई भी तरीके का IV हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाली ये है कि जब नॉमिनल IV के साथ हम लोग डील करते हैं, नॉमिनल प्रेडिक्टर वेरिएबल के साथ डील करते हैं, तो हमको एक प्रोसेस करना होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डमी कोडिंग, डमी वेरिएबल बनाना होता है। ठीक है, डमी वेरिएबल। ठीक है, ये फैंसी वर्ड है, चीज़ बहुत आसान है। ठीक है, क्या बनाना होता है? डमी वेरिएबल। विल सी के क्या है वो चीज़। ठीक है, डमी वेरिएबल बनाना होता है। एनीवेज, ठीक है, सो IV कैन बी ऑफ एनी स्केल बट द DV हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस स्केल। DV कंटिन्यूअस स्केल होना चाहिए, मतलब वो इंटरवल या रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, नाउ द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, ठीक है, इट इज सेम फॉर लीनियर एंड मल्टीपल, इज दैट देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड DV। IV एंड DV के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग स्केटर प्लॉट बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन जस्ट गो टू द चार्ट बिल्डर, ग्राफ में जाके, चार्ट बिल्डर में जाके हम लोग अगर स्केटर प्लॉट बनाएंगे, सो वी कैन चेक दी लीनियर रिलेशनशिप, तो वो एक लाइन की तरह आना चाहिए। ठीक है, सो वी हैव टू डू इट फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल। ठीक है, जितने भी प्रेडिक्टेड वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, उसको प्रेडिक्टेड वेरिएबल के साथ स्केटर प्लॉट बना के हमको चेक करना है। ठीक है, आई हैव टू चेक वेदर देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप और नॉट। ठीक है, को रिलेशन से भी चेक हो जाएगा, अगर को रिलेशन बेसिकली किसी दो वेरिएबल का मॉडरेट आ रहा है, अच्छा आ रहा है, देन टेक्निकली वी कैन से देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, को रिलेशन से भी चेक हो सकता है। ठीक है, आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं, को रिलेशन से भी कर सकते हैं, इट्स सेम। ठीक है, ओके, देखिए अगर आप करेंगे तो इट विल बी समवट लाइक दिस। ठीक है, समवट लाइक दिस, तो अगर लीनियर ग्राफ आएगा, ठीक है, अगर आपको ट्रेंड ऐसा टाइप का दिख रहा है, सी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर लाइक दिस, सिचुएटेड अंडर दिस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लीनियर पैटर्न है। ठीक है, एक ऐसा नहीं है कि एक लाइन पे सारा पॉइंट आ जाएगा, रेदर आपको स्केटर प्लॉट में दिखेगा कि एक ट्रेंड में दिखेगा कि हाँ ये एक ऐसा जा रहा है पैटर्न। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डॉट्स, तो यू कैन सी देयर इज अ लीनियर पैटर्न। ठीक है, लीनियर पैटर्न मिलना चाहिए, खाली हैफाजर्ड रहेगा तो रिग्रेशन नहीं रन कर सकते। देन
just a second. Okay, now assumption 2. ठीक है, देखिए I have jotted down all the assumptions. Second assumption है there should be no multicollinearity. ठीक है, तो multicollinearity कैसे चेक करेंगे? देखिए जब आप लीनियर रिग्रेशन रन करेंगे तो there will be a box जिस पे टिक करना होगा कोलिनियलिटी डायग्नोसिस. ठीक है, अब मल्टीकोलिनियलिटी होता क्या है, लेट मी टेल यू. मल्टीकोलिनियलिटी होता है, सी बेसिकली इफ़ यू सी दैट जो आपके प्रेडिक्टर वेरिएबल्स है, ठीक है, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए. प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, जैसे यहाँ पे प्रेडिक्टर वेरिएबल्स क्या था, एडवर्टाइजमेंट था एक, और दूसरा क्या था, डिस्काउंट. ठीक है, ये दोनों प्रेडिक्टर वेरिएबल. यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज टू शुड नॉट बी हाईली कोरिलेटेड. हाईली कोरिलेटेड मतलब 0.8 से ज़्यादा टेक्निकली नहीं होना चाहिए. अगर 0.8 से ज़्यादा आ रहा है ये दोनों के बीच का कोरिलेशन, प्रेडिक्टर्स का कोरिलेशन, देन देयर इज़ अ मल्टीकोलिनियलिटी. ठीक है, मल्टीकोलिनियलिटी इज़ व्हाट इट इज़ समटाइम्स दैट हम लोग एक ही चीज़ को, हो सकता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से मेजर कर दें. ठीक है, दैट इज़ मल्टीकोलिनियलिटी. तो जब भी मल्टीकोलिनियलिटी आता है तो मेरा जो रिग्रेशन मॉडल है उसकी वैलिडिटी क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है, वी कैन नॉट कंसिडर द whatever is the interpretation of the regression model. ठीक है, तो ये सारे assumptions है जो मीट करना ज़रूरी है. जो जैसे अनोवा पढ़े तो अनोवा में there was assumption of variance, equal variance assumed. तो I told you it is a robust statistics, उसको मीट करें नहीं करें चलेगा. लेकिन अगर मल्टी कोलिनियलिटी आपका आ रहा है, हाई हो जा रहा है, ठीक है, then you will not be able to use regression model. ठीक है, this is a must criteria. ठीक है, देन द थर्ड इज द रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, दैट इज वो कैसे चेक कर सकते हैं, डर्बिन वाटसन टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो हम लोग ये सब करके देखेंगे एक्चुअली, जस्ट आई एम लेटिंग यू नो फर्स्ट. सो क्या करेंगे, डर्बिन वाटसन टेस्ट रन करके वी विल ट्राई टू चेक वेदर द रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट. रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट मतलब होता है कि जो डिफरेंट केसेस जो मेरे वैल्यूज़ हैं, क्या ऐसा होना चाहिए कि दे शुड नॉट बी को रिलेटेड विद ईच अदर. ठीक है, मतलब द ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट. हम लोग ने पढ़ा है ना, टी टेस्ट में पढ़ा, अनुभव में पढ़ा के द ऑब्जर्वेशंस, ईच ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो बेसिकली इट इज़ द सेम थिंग, खाली यहाँ पे वर्ड्स अलग मेंशन कर दिए हैं. ठीक है, एंड इट कुड बी टेस्टेड बाय डर्बिन वाटसन टेस्ट. ठीक है, इसको ऑटो कोरिलेशन भी कभी कभी बोलते हैं. ठीक है, सो इट इज़ द सेम थिंग. देन द वेरियंस ऑफ द रेसिडुअल्स इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एक अगेन फैंसी वर्ड हमको दिख रहा है, होमोस्केडासिटी. ठीक है, द वेरियंस ऑफ द रेसिडुअल्स शुड बी कांस्टेंट. तो ये जो फैंसी वर्ड है, दिस इज नथिंग बट होमोजिनिटी ऑफ द वेरियंस. ठीक है, दैट इज इक्वल वेरियंस अज्यूम्ड. ठीक है, होमोजिनिटी ऑफ द वेरियंस इज द सेम एज होमोस्केडासिटी. ठीक है, खाली ये सिनोनिम्स है, नथिंग एल्स. ठीक है, सो देयर शुड बी इक्वल वेरियंस. ओके, सो इसको कैसे चेक करना है, इसको हम लोग प्लॉट से चेक कर सकते हैं. जो प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे आपको रिग्रेशन प्लॉट का ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे आपको यू हैव टू मेक अ प्लॉट फॉर प्रेडिक्टेड z वैल्यू, दैट इज द प्रेडिक्टेड वैल्यू एज पर योर मॉडल. ठीक है, एंड द स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल वैल्यू. ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, फॉर एग्जांपल करिए कि एक ऑब्जर्व वैल्यू है 50 का. ठीक है, सपोज सेल्स हमने डेटा लिया स्टोर का, तो मेरे पास सेल्स का डेटा आया 50,000. मेरा सेल्स का डेटा आया, सेल्स का फॉर अ पर्टिकुलर मंथ 50,000 डेटा आया. बट अकॉर्डिंग टू द रिग्रेशन मॉडल हमने उसको प्रेडिक्ट किया था 49,000. ठीक है, हमने कितना प्रेडिक्ट किया था, 49,000 प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्टेड था मेरा. तो इसमें क्या हुआ, डिफरेंस आ गया. ये जो डिफरेंस है यही रेसिडुअल है. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है इसी को रेसिडुअल बोलते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू. ठीक है, आई टोल्ड यू नो प्रेडिक्शन इज 100% ओके. ऐसा नहीं होगा कि आपका रिग्रेशन मॉडल हमेशा 100% प्रेडिक्ट कर ले. ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट कैन प्रेडिक्ट, टू सम एक्सटेंट इट कैन प्रेडिक्ट. देयर विल बी ऑलवेज अ रेसिडुअल इन्वॉल्व, देयर विल बी ऑलवेज एन एरर इन्वॉल्व.
ठीक है, तो ये रेसिडुअल होता है। सो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, प्रेडिक्टेड वर्सेस, प्रेडिक्टेड को वाई एक्सेस पे ले लेंगे एंड रेसिडुअल को जेड एक्सेस एक्स एक्सेस पे ले लेंगे, देन वी कैन चेक वेदर देयर इज इक्वल वेरिएंस और नॉट। ठीक है, आई विल लेट यू नो उसको कैसे चेक करना है। ठीक है, just I am telling the assumptions and I am telling how to check, then we will go and check and we will see। ठीक है, then we have to also check whether the residuals are normally distributed or not। ठीक है, residuals are normally distributed or not। there are more than one ways to check this। one of the easiest way is कि हम लोग एक residual plot बना दें, standardized residual plot के साथ NPC क्लिक कर दें, तो वहाँ पे एक ऐसा NPC बन जाएगा एंड वी कैन सी द डिविएशन फ्रॉम इट। ठीक है, वो अभी हम लोग चेक करेंगे। ऐसे मल्टीपल वेज है इसको चेक करने का। ठीक है, देन नेक्स्ट अजम्पशन इज देयर इज नो इन्फ्लुएंशियल केसेस। अगेन अ फैंसी वर्ड, दिस इज नथिंग बट आउटलायर्स। ठीक है, ये क्या है? आउटलायर है। ठीक है, फैंसी वर्ड है खाली। ठीक है, सो देयर शुड बी नो आउटलायर्स। ठीक है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द आउटलायर्स। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? एक तो एक्सट्रीम केसेस एकदम इनिशियली जैसे हम लोग करते थे, आउटलायर्स आइडेंटिफाई करते थे, वो कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर स्टिल इफ यू हैव एनी आउटलायर्स लेफ्ट, देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल रन दिस टेस्ट। देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव वाले सेक्शन में, व्हेन वी विल रन वी विल सी, सेव वाले सेक्शन में एक ऑप्शन मिलता है कुक्स। ठीक है, कुक्स डिस्टेंस टेस्ट। तो ये जो कुक्स डिस्टेंस टेस्ट अगर हम रन करेंगे तो इसका वैल्यू हमको एक नया वेरिएबल बना के दे देगा। एक नया वेरिएबल आ जाएगा मेरे डेटा सेट में एंड उस वेरिएबल का वैल्यू से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वन इज़ अ आउटलायर। ठीक है, सो वी विल गो थ्रू इट अगेन अभी जब करेंगे। ठीक है, ओके, सो द assumptions आर क्लियर। एनीवन हु हैज़ अ डाउट इन द assumptions? अभी तक क्लियर है किसी को? सबको? Guys, anyone who has a doubt in assumption? ठीक है, सर आपको मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे हैं, मल्टी कोलिनियरिटी फैक्टर ज्यादा आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए सर क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते कुछ, आपको नहीं लेके, यानी कि रिग्रेशन होगा ही नहीं होगा, नहीं होंगे, आपके फैक्टर्स सही नहीं है। आपने जो आपको या तो फैक्टर्स चेंज करना होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, सो चलो हम लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो टेल मी, क्या प्रेडिक्ट किया जाए? कुछ अच्छा सा एक मॉडल बनाया जाता है यहाँ से। ठीक है, थिंक क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? लेट्स से वी वांट टू प्रेडिक्ट द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वेदर ही और शी इज़ एथलेटिक और नॉट। ठीक है, एंड देन हाइट एंड और कुछ जिसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल आ गया, नॉमिनल आ गया। ठीक है, सपोज आई वांट टू प्रेडिक्ट द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द पर्सन इज एथलेटिक और नॉट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट। ठीक है, तो हम एक ऐसा रिग्रेशन मॉडल बना दें जहाँ पे अगर हमको किसी का जेंडर पता है, ये पता है कि वो एथलेटिक है या नहीं है, ये पता है, एंड उसकी अगर हाइट पता है, ये तीन चीज़ अगर हमको पता है तो हम उसका कुछ हद तक वेट बता पाएँ। इफ़ आई वांट टू मेक अ मॉडल लाइक दिस, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ मॉडल लाइक दिस, देन हम कैसे कर सकते हैं? सो स्ट्रेट हम क्या जाएंगे, एनालाइज। ठीक है, एनालाइज में एक और यहाँ वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स सी, कोई और वेरिएबल है मेरे पास, स्लीप टाइम। ठीक है, वेट को प्रेडिक्ट कर लेना तो स्लीप टाइम भी ले लेते हैं। सो टेक्निकली जो लोग ज़्यादा सोते हैं हो सकता है उनका वेट ज़्यादा होता हो। ठीक है, आई डोंट नो बट मे बी, लेट्स से देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, सो वी विल गो टू एनालाइज, वी विल गो टू रिग्रेशन, वी विल गो टू लीनियर। साथ में करिए, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। ठीक है, विल क्लिक ऑन लीनियर। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वेट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट? वेट। किसके बेसिस पे प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं? हाइट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, एथलीट है या नहीं उसके बेसिस पे, एंड कितना देर सोता है, दैट इज स्लीप टाइम के बेसिस पे। वे स्लीप टाइम, दिस इज स्लीप टाइम। ठीक है, सो आई हैव 4 फैक्टर्स, आई हैव 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन विच आई वांट टू बेस माई मॉडल, ठीक
ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आप लोग आ जाइए, देन आई विल गो अहेड। डन? अनिर्बन डन? शांतनु हो गया? ठीक है, अभी देखो क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में क्लिक करेंगे। क्या किया? स्टैटिस्टिक्स में क्लिक किया, ठीक है। एस्टिमेट्स, एस्टिमेट पे टिक रहेगा, मॉडल फिट पे टिक रहेगा, कोलिनियलिटी डायग्नोसिस पे टिक करेंगे, डर्बिन वॉटसन पे टिक करेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव्स में टिक करेंगे। जस्ट सी एंड जस्ट टिक ऑन दीज थिंग्स। एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, descriptives, collinearity diagnosis and Durbin Watson। कर लिया? कंटिन्यू, ठीक है। देन प्लॉट्स, ठीक है। प्लॉट्स हम लोग को क्या बनाना था? प्रेडिक्टेड को डालना था y एक्सिस पे एंड रेसिडुअल को डालना था x एक्सिस पे, ठीक है। एंड देन वी हैव टू क्लिक नॉर्मैलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट। यहाँ पे Z predicted will be on y axis, Z residual। सर ये समझ में नहीं आया, ये जो कैटेगरी वाला है, ये मैं डूइंग साइड बाय साइड, सो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्लिक करना है? स्टैटिस्टिक्स वाले में मॉडल फिट, आर स्क्वायर, एस्टीमेट और क्या क्लिक करना है? डर्बिन वॉटसन। हाँ, एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, डिस्क्रिप्टिव्स, कोलिनियरिटी, डर्बिन वॉटसन। ओके, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, डिस्क्रिप्टिव्स, कोलिनियरिटी, डर्बिन वॉटसन, ठीक है। देन गो टू प्लॉट्स, ठीक है। प्लॉट्स में Z प्रेडिक्टेड देखिए, उसको y एक्सिस पे लेके आइए एंड Z रेसिडुअल को x एक्सिस पे लेके आइए, ठीक है। गो टू स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल प्लॉट, क्लिक ऑन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ठीक है। तो सो वी आर ऑल्सो चेकिंग द अजम्पशंस एज वेल एज वी विल ऑल्सो गेट द मॉडल, ठीक है, ठीक है, ओके। देन सेव में जाइए, क्लिक ऑन सेव, ठीक है। सेव में जाके क्लिक ऑन प्रेडिक्ट अनस्टैंडर्डाइज प्रेडिक्टेड वैल्यू। देखो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रहा है, उसमें अनस्टैंडर्डाइज्ड पे क्लिक करो, ठीक है। देन क्लिक ऑन अनस्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स, क्लिक ऑन स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल्स। हाँ, रेसिडुअल्स के अंदर देखो पहला वाला अनस्टैंडर्डाइज्ड। देन गो टू डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस में क्लिक ऑन कुक, डिस्टेंसेस में गो एंड क्लिक ऑन कुक्स, ठीक है, दैट्स इट। देन क्लिक कंटिन्यू। अच्छा, ऑप्शंस में जाइए, ऑप्शंस में कोई चेंजेस नहीं लाना है, ठीक है, ऑप्शंस आर फाइन, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी का छूटा? स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा? एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, डिस्क्रिप्टिव्स, कोलिनियलिटी डायग्नोसिस, डर्बिन वॉटसन, ठीक है। प्लॉट में क्या होगा? y एक्सेस पे होगा तुम्हारा z प्रेडिक्टेड, x एक्सेस पे होगा z रेसिडुअल एंड वी विल पुट अ टिक ऑन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी प्लॉट, ठीक है। अंडर सेव ऑप्शन वी विल क्लिक ऑन प्रेडिक्टेड वैल्यू, रेसिडुअल्स, ठीक है। देन वी हैव कुक्स, डिस्टेंसेस के अंदर कुक्स एंड देन नथिंग एल्स, ठीक है। अंडर ऑप्शंस वी विल ऑप्शंस में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमको कर लिया हमने। यहाँ देखो मेथड है, ठीक है, मेथड में विल कीप इट एज एंटर। हम बताएंगे अलग अलग मेथड का मतलब क्या है, बट अभी एंटर करके रखते हैं, ठीक है। लेट मी सी कि पहला रिजल्ट्स कैसे आते हैं, हाउ इट लुक्स, ठीक है। रिजल्ट अपना ये क्लियर कर दीजिएगा आउटपुट विंडो, सो दैट यू गेट द रिजल्ट्स इट इज़ क्लीन। पहले ही क्लीन कर लो आउटपुट विंडो एंड देन क्लिक ऑन ओके। It may take some time to run। हो गया?
Guys, did you get the results? Tell me then. Yes, results are out. ठीक है, चलिए अब हम एक्सप्लेन करना चालू करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्टिव्स. आई डोंट थिंक डिस्क्रिप्टिव को एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक है यहाँ पे. मीन आपके पास मिल जाएगा सबको. वेट का मीन है, ठीक है, हाइट का मीन मिल गया, जेंडर का मीन मिल गया. सो ये सब स्लीप टाइम का मीन मिल गया, ठीक है. जस्ट डिस्क्रिप्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं हमको, ठीक है. देन देखो यहाँ पे हमको एक को रिलेशन मिल रहा है इनिशियल. तो को रिलेशन अगर हम यहाँ पे रीड करें तो कोई वी हैव टू चेक. यहाँ पे मल्टी कोलिनियलिटी का एक चेक कर सकते हैं. वी कैन चेक कि क्या कोई बहुत हाई को रिलेशन है बिटवीन एनी टू प्रेडिक्टर वेरिएबल. वी कैन चेक इज देयर एनी वेरी हाई को रिलेशन बिटवीन एनी टू प्रेडिक्टर वेरिएबल. नहीं, 0.8 कहीं नहीं दिख रहा हमको. 0.8 से बड़ा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा. सो टेक्निकली वी कैन से दैट ओके देयर इज नो हाई को रिलेशन. तो मल्टी कोलिनियलिटी मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए. मल्टी कोलिनियलिटी नहीं होना चाहिए बिकॉज नहीं, देयर इज नो हाई को रिलेशन बिटवीन एनी टू फैक्टर्स, एनी टू प्रेडिक्टर्स. ओके, कोई भी 0.8 से बड़ा नहीं है, कोई भी 0.8 से बड़ा नहीं है, ठीक है. तो फाइन है, ठीक है, ओके. अच्छा, अब देखते हैं नीचे. सो वी हैव अ वेरिएबल्स एंटर्ड. तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन से वेरिएबल को लेके हमने मॉडल बनाया. तो क्या क्या मॉडल वेरिएबल क्या क्या था? स्लीप टाइम था, एथलीट था, जेंडर था, हाइट था. ओके, एंड व्हाट वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल वाज वेट. आई वाज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट डिपेंडेंट वेट फ्रॉम दिस, ठीक है. देन आई विल गो टू मॉडल समरी. देखो मॉडल समरी में सबसे पहले क्या आ रहा है मेरा? आर का वैल्यू आ रहा है 0.61 एंड आर स्क्वायर इज 37.3, ठीक है. एंड देन वी हैव एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है. वी हैव एडजस्टेड आर स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट मल्टीपल कोरिलेशन. ये क्या है? ये वैल्यू जो है ये मल्टीपल कोरिलेशन का वैल्यू है. मतलब ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ऑल द फैक्टर्स के बीच में व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन ऑल द फैक्टर्स, दैट इज, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का बाकी सारे फैक्टर्स के साथ टुगेदर क्या कोरिलेशन है, दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन जो यहाँ पे स्टेटेड है, ठीक है. देन वी हैव आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज नथिंग बट इसको स्क्वायर करके दे दिया, ठीक है. अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है. टेक्निकली आर स्क्वायर इज द परसेंटेज वेरिएंस एक्सप्लेन्ड. तो आर स्क्वायर क्या होता है? परसेंटेज वेरिएंस एक्सप्लेन्ड होता है. जैसे यहाँ पे 37.3%. सो आई कैन से दैट जो हमने मॉडल बनाया है इट कैन प्रेडिक्ट 37.3%, ठीक है, जो वेरिएंस आता है वेट में. That is due to the factors which I have included in this model. We can say that 37.3% of the variance which we have in weight can be explained by the factors which we have here in the model. ठीक है. Then we have adjusted R square. देखो adjusted R square हमेशा R square से छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है. तो इसका मतलब क्या होता है? adjusted R square क्या करता है? जो भी फालतू वेरिएबल है, ठीक है, जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, जो भी फालतू वेरिएबल है जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उसके इफेक्ट को कम कर देता है, फॉर एग्जांपल एक हम मॉडल बना रहे हैं, आई वांट टू प्रेडिक्ट वेट, ठीक है, सिंपल. हम इसमें क्या करें? जल्दी वेरिएबल डालने लगे, 50 वेरिएबल डाल दिया हमने, ठीक है. तो हर एक वेरिएबल जब हम ऐड करते हैं या प्रेडिक्टर ऐड करते हैं तो देयर विल बी ऑलवेज इंक्रीज इन आर स्क्वायर. कुछ ना कुछ परसेंट आर स्क्वायर हमेशा इंक्रीज होगा. जितना वेरिएबल डालोगे उतना आर स्क्वायर इंक्रीज होगा, जितना डालोगे उतना इंक्रीज होगा. लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है? वो बोलता है कि जो बेकार वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो बेकार वेरिएबल्स हैं जिसके वजह से आर स्क्वायर नहीं इंक्रीज होना चाहिए, उसके इफेक्ट को नलीफाई करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है, ठीक है. एंड कम करके इट गिव्स एडजस्टेड आर स्क्वायर. तो ऑलवेज बेटर टू कोट एडजस्टेड आर स्क्वायर, और एडजस्टेड आर स्क्वायर को कोट करना ज़्यादा अच्छा है. तो 36.5% ऑफ द वेरिएंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल विच आई हैव मेड, ठीक है. सर एक बार एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर के बीच में डिफरेंस समझाइए एक बार प्लीज. ठीक है, देखो एडजस्टेड आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. देखो आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर अगर हम अपने मॉडल में आर्बिट्री आई स्टार्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स, ठीक है, हमने नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स इंक्रीज करना चालू कर दिया, तो हो सकता है वो जो इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स की वजह से हो सकता है प्रेडिक्टर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हो डायरेक्टली. मतलब क्या होता है? आई एम शोइंग यू, ठीक है. देखो यहाँ पे स्लीप टाइम, ठीक है, ये जो स्लीप टाइम है इसका जो टी का वैल्यू आ रहा है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट,
ठीक है, टी का वैल्यू क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, टी का वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फैक्टर इज यूजलेस इन प्रेडिक्टिंग योर वेट, this particular factor is useless in predicting your weight, but still it is adding some percentage to your r square, but still क्या हो रहा है, इसके वजह से तुम्हारा r स्क्वायर में का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बिकॉज आपने एक नया प्रेडिक्टर किया तो उसका कुछ r का वैल्यू तो आएगा, उसके वजह से क्या होगा कि आर स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या करता है, ऐसे वेरिएबल्स को जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके इफेक्ट को माइनस करके, नलीफाई करके बताता है कि व्हाट इज द एक्चुअल वेरिएंस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। क्लियर है? सो इट इज अ वे ऑफ करेक्शन वी कैन थिंक। क्लियर है? ओके, ठीक है, देखो रिग्रेशन इज व्हेनेवर वी गो फॉर रिग्रेशन एनालिसिस, it is an iterative process। कैसा प्रोसेस है? इटरेटिव प्रोसेस मतलब होता है कि बार बार रन करना पड़ेगा आपको, बार बार अलग अलग फैक्टर्स डाल के चेक करना होगा, हाउ कैन आई मेक माई मॉडल बेटर। एक बार में आप सोचेंगे हम डालेंगे सारे फैक्टर्स और आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छा आएगा, आ सकता है बट नॉट नेसेसरी, ठीक है, आपको बार बार रन करके देखना होगा कौन से फैक्टर के साथ आपके रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर आ रहे हैं, मॉडल बेस्ट बन रहा है, ठीक है, ठीक है, आपको ये चेक करना होगा। तो सैंपल साइज का कोई इफेक्ट रहेगा रिग्रेशन मॉडल के ऊपर? सपोज मेरा सैंपल साइज 100 है या 50 है, या मेरा सैंपल साइज कम है या ज्यादा है, तो उसके ऊपर कुछ फर्क आएगा? मॉडल 50 सैंपल का रिग्रेशन और 150 सैंपल का रिग्रेशन में रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा? मींस हाउ इट विल इम्पैक्ट द मॉडल? इट विल इम्पैक्ट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स यू हैव, ठीक है। अगर तुम्हारा सैंपल साइज 50 है, ठीक है, और तुम्हारा फैक्टर्स 2 है प्रेडिक्ट, तो चलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ फैक्टर्स जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स है वो 2 है, उसके बेसिस पे 50 का ओके है, नॉट वेरी बैड, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इफ़ योर फैक्टर्स आर 10 प्रेडिक्टर्स, ठीक है, जो प्रेडिक्टर्स आपके 10 है और तुम्हारा जो सैंपल है वो अगेन 50 है, तो नहीं चलेगा। सो एज योर नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स आर इंक्रीजिंग, योर सैंपल साइज शुड ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। बेसिकली इसी कोई भी रिसर्च के लिए आप ट्राई करिएगा, कोई भी रिसर्च के लिए, एवरेज रिसर्च के लिए मिनिमम टू मिनिमम 80 से, ठीक है, 80 से 120, ठीक है, 80 से 120 मिनिमम मेंटेन करो सैंपल साइज पैरामेट्रिक के लिए, मिनिमम इतने के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर EFA एंड CFA, अगर एडवांस स्टैटिस्टिक्स लगाना है एंड आपको मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स लगाना है, तो 200 अबव, मिनिमम 200 अबव, ठीक है। ओके, सो अभी क्या चेक करना है, तो अभी हम लोग ने क्या कर दिया, चेक एडजस्टेड आर स्क्वायर, ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर को समझ गए। नाउ वी हैव डर्बिन वाटसन, ठीक है, डर्बिन वाटसन। तो डर्बिन वाटसन का वैल्यू क्या आ रहा है, नियर अबाउट 2, ठीक है, नियर अबाउट 2 आ रहा है। तो डर्बिन वाटसन का बेसिकली एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है, इन बिटवीन 1 to 3। अगर 1 से 3 के बीच में डर्बिन वाटसन का वैल्यू आ रहा है, देन इट इज़ ओके, अगर डर्बिन वाटसन का वैल्यू 1 से 3 से 1 और 3 से ज़्यादा आ रहा है, 3 से ज़्यादा या 1 के नीचे आ रहा है, देन इट इज़ नॉट ओके, ठीक है। तो डर्बिन वाटसन का वैल्यू हमको चेक करना है, इट शुड बी बिटवीन 1 to 3, 2 इज ओके, 1.9 इज ओके, प्रेफर्ड है, ठीक है, नॉट नो। सर व्हाट डज डार्विन वाटसन सिग्निफाइज, मींस उसका वो हम लोग क्यों लगाते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में? अभी देखिए हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए डर्बिन वाटसन लगाई थी। देखिए अजम्पशंस में अभी हमने बताया आपको कि व्हेन वी वांट टू चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द केसेस, के जो केसेस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये चेक करने के लिए हम लोग डर्बिन वाटसन लगा रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। ये वन ऑफ द अजम्पशन को चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्लियर है? ओके सर, ठीक है। सो दिस इज assumption 3, we are trying to check whether the cases
ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और नॉट, ठीक है, दैट इज फॉर डर्विन वाटसन। तो इसका ध्यान ये देखना है कि 1 से 3 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, 1 से 3 के बीच में रहना चाहिए। इट शुड बी नॉट बी मोर देन 3 एंड नॉट लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट में यहाँ पे हमने इंक्लूडेड किया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट में आपको इंक्लूडेड किया हुआ है, कहीं मिल जाएगा, ठीक है, इंक्लूडेड किया हुआ है। चलो एनीवेज, ओके, बैक टू द रिजल्ट्स, ठीक है। अब आता है मेरा मॉडल समरी, हमने देख लिया। अब आते हैं अनोवा, ठीक है। तो अनोवा क्या बताता है कि जो मॉडल है ये वैलिड है या नहीं है। अनोवा क्या बताता है कि मॉडल जो है वैलिड है या नहीं है। अगर ये मॉडल अनोवा का वैल्यू सिग्निफिकेंट है तभी तो ये मॉडल वैलिड है, अदरवाइज ये मॉडल बेकार है, ठीक। अनोवा टेल्स अस वेदर द मॉडल इज वैलिड और नॉट, ठीक है। तो अनोवा क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो दैट मीन्स द मॉडल इज वैलिड वन, मतलब मॉडल को हम रेफर कर सकते हैं, इस पर हम इक्वेशन अपना रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं, इट इज़ फाइन, ठीक है। अगर ये अनोवा इनसिग्निफिकेंट आ रहा है तो ये मॉडल बेकार है, ठीक है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 0.05 देन दिस मॉडल इज वर्थलेस, नो नीड टू डू एनीथिंग, आप फिर से मॉडल बनाइए, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू लुक एट, देन अगेन वी आर गोइंग टू चेक दी कोलिनियलिटी डायग्नोसिस था, है ना, कि कोलिनियर है या नहीं। देन यहाँ पे क्या है, VIF एंड टॉलरेंस, ठीक है, VIF एंड टॉलरेंस देखेंगे। सो बेसिकली VIF का वैल्यू, ठीक है, VIF का वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नॉट बी ग्रेटर देन 10, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10। देखिए अजम्पशंस में आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस, ठीक है, ठीक है। इट शुड नॉट बी above 10, we want it to be below 10, ठीक है। एंड द टॉलरेंस शुड बी above 0.2, ठीक है। टॉलरेंस क्या होना चाहिए, 0.2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी करंट ऑब्जर्वेशन में वी कैन सी, करंट ऑब्जर्वेशन में, करंट रिजल्ट्स में हम लोग का दोनों ही चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, हम लोग का दोनों ही चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। द टॉलरेंस इज above 0.2, दिस इज above 0.2 एंड दिस इज बिलो 10, ठीक है, दिस इज बिलो 10, सो बोथ आर फाइन, मतलब कोलिनियलिटी डायग्नोसिस अप्रूव्ड है। वी कैन गो एंड चेक द मॉडल, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द assumptions have been met, ठीक है, मोस्टली ऑल द assumptions have been met। यहाँ पे एक और assumption है, that is homogeneity of mean वाला, जो कि लास्ट में ग्राफ में दिखेगा हमको। लेट्स जस्ट चेक इट, ओके, ठीक है। सबसे पहले देखो ये वाला फैक्टर, ठीक है, ये वाला फैक्टर, ये क्या है, ये NPC हम तो क्लिक किए थे, याद करो। यहाँ पे हम लोग क्या क्लिक करते हैं, एनालाइज में जाते हैं, व्हेन वी गो टू रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन में लीनियर में जाके यहाँ पे हमने प्लॉट्स में जाके नीचे NPC पे क्लिक किया था, स्टैंडर्डाइज्ड रेसिडुअल प्लॉट्स, है ना, और वहाँ पे NPC पे क्लिक किया था। ये क्या हम लोग चेक करते थे, वी वर ट्राइंग टू चेक दैट वेदर my residuals, what are residuals, observation minus prediction, that is residuals, whether the residuals are following normal probability curve or not, ठीक है। so technically this is one of the assumption which we have to check। so यहाँ पे ये क्या है, PP plot है, PP plot में ये जो लाइन है, ये जो inclined लाइन है, diagonal लाइन है, this line basically represents the normal probability curve। एंड देखो यहाँ पे जो केसेस हैं, ये दिस इज हाईली ओवरलैपिंग विद द लाइन, ठीक है, केसेस हाईली ओवरलैप कर रहे हैं, इससे दूर नहीं जा रहे, ठीक है, द केसेस आर हाईली ओवरलैपिंग विद द लाइन। सो दिस शोज दैट इट इज फॉलोइंग NPC। क्या हो रहा है, रेसिडुअल्स NPC को फॉलो कर रहा है। अगर ये सिग्निफिकेंटली दूर होता है, यहाँ ऐसा होता, ठीक है,
ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे भागता, देन इट वुड बी दैट एनपीसी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं दैट इज हाईली ओवरलैपिंग विद द लाइन, दैट मीन्स माई रेसिडुअल्स जो हैं स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल्स दे आर फॉलोइंग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है, सो दिस इज ऑब्जर्व, दिस इज योर एक्सपेक्टेड. ठीक है, देन the last assumption which we have to check is homogeneity of the mean. ठीक है, that is heterosedacity. तो heterosedacity ये देखो यहाँ पे आप अगर जीरो से एक लाइन बनाए, जीरो से एक लाइन बना लीजिए. ठीक है, so what you can see the variance, the cases are equally distributed both sides. ऊपर भी है नीचे भी है, both sides equally distributed है. अगर आपको ऐसा टाइप का ग्राफ दिख रहा है then this is following the assumption of heterosedacity. ठीक है, then क्या हो रहा है, ये जो heterosedacity वाला assumption है that is homogeneity और equality of variance, ये assumption followed हो रहा है. अगर आपको ऐसा हो कि जीरो के सिर्फ ऊपर दिख रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है, देन ये फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जीरो के ऊपर और नीचे, ये जो जीरो वाला लाइन है इसके ऊपर और नीचे देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ केसेस, इक्वल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, विच इज मोर और लेस फॉलोड हेयर. ठीक है, एनी डाउट टिल हेयर? कोई डाउट अभी तक? सो वी हैव चेक्ड ऑल द अजम्पशंस हेयर. Any doubt till here? Anyone? Anirban, Shantanu, Pranati, Sharmishta? सानिया? रेसिडुअल ऊपर एक मिनट. हाँ बोलो, डाउट है पूछो. आई एम गिविंग यू टाइम, पूछो जितना डाउट है पूछो. अनोवा का टेबल में what are we exactly comparing? Regression, the values that we predicted, and what is the residual? No, नहीं. This under ANOVA we are checking model fit. Okay. ठीक है, if this ANOVA is significant, अगर ये significant आ रहा है, तो this model is worth for any further interpretation. ठीक है, अगर ये ANOVA का वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जा रहा है, इनसिग्निफिकेंट, इफ दिस इज becoming as insignificant, then this model, there is no model fit, or we will say this ANOVA regression model is worthless. ठीक है, अगर ANOVA का वैल्यू significant आएगा then this model, there is a model fit and the model should be referred. अगर ANOVA का वैल्यू insignificant आएगा then the model is worthless, we should not refer it. Okay, so we are checking model fit with ANOVA. null hypothesis क्या होगा और alternate क्या होगा? null hypothesis will be the model is not fit, alternate will be the model is a fit. Okay. And what is the ANOVA में हम लोग F टेस्ट जो मैनुअली करते हैं, sum of total, sum of square, sum of square, जो मैनुअली F टेस्ट करते हैं वही तो है ANOVA का टेबल. वही है. देखो ना, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय df वी गेट मीन सम ऑफ स्क्वायर. ठीक है, देन दिस डिवाइडेड बाय दिस वी गेट f. ठीक है, और फिर इसको हम लोग इसको टेबल से चेक करते हैं, वही टेबल है ये. ठीक है, तो अगर हमको ANOVA का मॉडल फिट आ रहा है और R स्क्वायर की वैल्यू इज लाइक बिलो 3.3, तो फिर क्या इन्फर करेंगे? बिलो 3 पॉइंट, बिलो 0.3. बिलो 0.3. देखो तब मॉडल आपका, देखो तब मॉडल फिट है. ठीक है, जैसे यहाँ पे 36% ऑफ द वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड. ठीक है, 36% ऑफ द वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इज दिस अ गुड मॉडल. ठीक है, इज दिस अ गुड मॉडल, क्या आप कोई तरीके से इसका वेरिएंस एक्सप्लेन बढ़ा सकते हैं? ठीक है, ANOVA का मतलब ये है कि आपने जो फैक्टर्स लिया है वो वैलिड है, उनमें से कुछ वैलिड है, इसलिए आपका कुछ परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड हो रहा है. ठीक है, अगर आप सारे ऐसे यहाँ पे फैक्टर्स ले लो जो वैलिड ही नहीं है, जैसे स्लीप टाइम, वैसे ही कुछ भी आर्बिट्री हमने ले लिया जिनमें से कोई भी अगर वैलिड नहीं होता, तो ANOVA मेरा फिट नहीं आता. तो ANOVA बता रहा है कि मॉडल ठीक है, मतलब इनमें कुछ वैलिड फैक्टर्स हैं. ANOVA ने बोला हाँ कुछ वैलिड फैक्टर्स हैं जो कुछ परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं. ANOVA का काम यही है. ठीक है, लेकिन आपका मॉडल कितना अच्छा है, आपका मॉडल कितना अच्छा है, दैट डिपेंड्स अपॉन
एडजस्टेड आर स्क्वायर और परसेंटेज वेरिएंस एक्सप्लेन। ऑब्वियसली अगर आपका ये जितना ज़्यादा होगा, अगर 50% जाएगा तो और बेटर है, 60% जाएगा तो और बेटर है, ठीक है। तो देखो दिस अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन यू हैव प्रेडिक्टर वेरिएबल्स और यू डू नॉट हैव प्रेडिक्टर वेरिएबल्स, ठीक है। हो सकता है आपके पास उस वक्त प्रेडिक्टर वेरिएबल्स नहीं हो, आपको फिर से डेटा कलेक्ट करके न्यू प्रेडिक्टर वेरिएबल्स इंक्लूड करना पड़े अपने रिसर्च पे, सो दैट यू कैन इंक्रीज, ठीक है। 0.3 के नीचे रहेगा, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड मॉडल, ठीक है। अगर 30% आप 30% वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, देन आई डोंट थिंक एक अच्छा रिसर्च बेसिकली एक अच्छा रिसर्च मॉडल, रिग्रेशन मॉडल सिर्फ 30% अगर वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहा है तो वो बेकार ही है एक तरीके से। मतलब ठीक है कुछ कर रहा है लेकिन नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप उससे बेहतर अगर बना सकते हैं तो बनाइए, इफ़ यू हैव फैक्टर्स देन यू कैन, ठीक है। जितना परसेंटेज वेरिएंस बेटर होगा उतना बेटर होगा, ठीक है। ओके, सो वी हैव टू ट्राई टू इंक्लूड मोर वेरिएबल्स, ठीक है। हमको और प्रेडिक्टर इंक्रीज करना होगा, देन इन दैट केस देयर माइट बी अ बेटर वेरिएबल, ठीक है। देन अभी देखो, अब हमको क्या देखना है, अब हमको रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो रिग्रेशन इक्वेशन हम लोग किससे बनाएंगे, स्टैंडर्डाइज्ड बीटा से बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो बीटा है, एक है अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा और एक है स्टैंडर्डाइज्ड बीटा। वी विल ऑलवेज प्रेफर स्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोएफिशिएंट ओवर अनस्टैंडर्डाइज्ड वन। हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोएफिशिएंट को हमेशा प्रेफर करेंगे अनस्टैंडर्डाइज्ड से। क्यों प्रेफरेंस करेंगे, प्रेफर क्यों करेंगे, प्रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि देखो स्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोएफिशिएंट क्या करता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोएफिशिएंट बेसिकली अगर हम मेटा एनालिसिस कर रहे हैं, मेटा एनालिसिस मतलब सिमिलर टॉपिक पे 3-4 रिसर्च मॉडल, 3-4 रिग्रेशन मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल है, फॉर लेट्स से रिग्रेशन मॉडल 1, रिग्रेशन मॉडल 2, ठीक है, रिग्रेशन मॉडल 3, ऐसे 3-4 अलग अलग रिसर्चर ने ऑलरेडी मॉडल दिया हुआ है। एंड आई एम ट्राइंग टू कंपेयर द रिसर्चर्स एंड आई एम ट्राइंग टू गेट अ ओवरऑल मेटा एनालिसिस। हम ओवरऑल इनके क्रक्स निकाल के कंक्लूड करना चाहते हैं, ठीक है, मेटा एनालिसिस अगर हम करना चाह रहे हैं। सो हो सकता है कि जो पहला वाला पर्सन है इसने हाइट सेंटीमीटर में नापा हो, दूसरे ने मीटर में नापा हो, तीसरे में फीट में नापा हो सकता है कि हाइट को सेम वेरिएबल को अलग अलग यूनिट्स में नापा गया हो, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टैंडर्डाइज्ड बीटा कोट करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा हम लोग का कि वी विल बी एबल टू, ठीक है, वी विल बी एबल टू, अगर इसका स्टैंडर्डाइज बीटा पता है, इसका स्टैंडर्डाइज बीटा पता है और इसका स्टैंडर्डाइज बीटा पता है, तो वी विल बी एबल टू कंपेयर द रिसर्चेस, ठीक है। सपोज करो इसका स्टैंडर्डाइज बीटा आ रहा है, आई एम यूजिंग अ ब्लू पेन, ठीक है, इसका स्टैंडर्डाइज बीटा आ रहा है RM1 का फर्स्ट रिसर्च से आ रहा है 0.5, ठीक है, हाइट का, आई एम ओनली कंसिडरिंग अबाउट हाइट, जैसे यहाँ पे 0.5 आया, ठीक है। सो सेकेंड रिसर्च से बोल रहा है कि इट इज़ स्टैंडर्डाइज बीटा है 0.3 एंड थर्ड रिसर्च से आ रहा है 0.6। सो इफ़ आई एम वांट टू कंक्लूड देन आई कैन से कि जो थर्ड रिसर्च रिग्रेशन मॉडल है, जो भी ये रिसर्चर ने किया है, जो थर्ड रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, इसमें हाइट, ठीक है, ओवरऑल हाइट इज़ द मोस्ट, एज पर दिस रिसर्च हाइट इज़ having a good amount of effect on the dependent variable, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इसका है, हाइट का है, ठीक है। वेयर एज R2 में कंपेटिवली कम है एंड RM में कंपेटिवली उससे भी कम है। नाउ सपोज करो सिमिलर चीज़ हम अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा अगर हमको पता होता, क्या पता होता, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा, तो हम ऊपर दिखा रहे ब्लैक से, ठीक है। सो ब्लैक वन इज द अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा। तो पहला वाला मेरा सपोज करो पहला वाला आ रहा है 3.2, इसका आ रहा है 3.8 और इसका आ रहा है 5.3। सो कैन यू से कि in this research the beta is maximum or the effect of height is maximum? Can you say that the effect of height is maximum? ठीक है सर, हमें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कैन यू रिपीट इट वंस? हम लोग क्या देख रहे हैं, अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट का वैल्यू देख रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट का वैल्यू? नीचे जो ब्लू से लिखे हैं, जो ब्लू से लिखे हैं, ठीक है, ब्लू वाला जो है ब्लू, ये अनस्टैंडर्डाइज्ड, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। और जो ब्लैक से लिख रहे हैं, जो ऊपर ब्लैक से लिख रहे हैं, दैट इज योर अनस्टैंडर्डाइज्ड,
ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू, हम तुमको समझा रहे कि कब स्टैंडर्डाइज लेना होता है, कब अनस्टैंडर्डाइज लेना होता है और उनका डिफरेंस क्या है, ठीक है। डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ठीक है। सो देखो अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा में, ठीक है, वी कैन नॉट कंपेयर डिफरेंट रिसर्चेस, हम लोग मेटा एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल तीन रिसर्च है जिसमें 3 रिसर्चर ने अलग अलग रिग्रेशन मॉडल अपना रन किया और एक रिसर्च 1 के RM1 के हिसाब से, ठीक है, यू गाइस कैन सी द स्क्रीन राइट, RM1 के हिसाब से हाइट का अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा 3.2 आ रहा है, ठीक है। RM2 के हिसाब से, सेकेंड रिसर्च के हिसाब से अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा हाइट का 3.8 आ रहा है एंड थर्ड रिसर्च के हिसाब से अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा कितना आ रहा है, 5.3 आ रहा है, ठीक है। ये तीनों रिसर्चर ने अलग अलग यूनिट्स यूज़ किया। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिसर्चर ने हाइट को लेट्स से सेंटीमीटर में नापा, सेकेंड रिसर्चर ने हाइट को मीटर में नापा और थर्ड रिसर्चर ने हाइट को फीट में नापा, ठीक है। देन क्योंकि इसके यूनिट्स अलग हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये नॉन कंपेरेबल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, नॉन कंपेरेबल। वी कैन नॉट कंपेयर अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चेस इन शॉर्ट, ठीक है। हम लोग इस अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा को अलग अलग रिसर्चेस, अलग अलग अक्रॉस डिफरेंट रिसर्चेस, अक्रॉस डिफरेंट रिसर्च मॉडल हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते हैं, बट वी कैन कंपेयर स्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट बीटा कोएफिशिएंट फॉर डिफरेंट रिसर्चेस। हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्लू रीडिंग्स, ये जो ब्लू रीडिंग्स है इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि थर्ड रिसर्च ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, वी फाउंड आउट दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, और द प्रेडिक्टर वॉज हाइट एज पर द थर्ड रिसर्च, वेर एज द सेकेंड रिसर्च हैज सेड दैट हाइट इज नॉट as important factor or predictor. The first research is also saying that height is a good predictor, ठीक है। बट अगर हम ऊपर वाले वैल्यूज़ को देखें तो उसके बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दीज हैव डिफरेंट यूनिट्स एंड यू कैन नॉट कंपेयर रिसर्चेस विच हैव यूज डिफरेंट यूनिट्स इन रिग्रेशन मॉडल। क्लियर है? अब बताओ, डाउट है तो बताओ। यस गाइस, किसी को डाउट है? ओके, आप डाउट बता सकते हैं अगर है तो। शांतनु क्लियर? अनिर्बन क्लियर? चलो ठीक है। और बाकी लोग, शर्मिष्ठा एंड सानिया? ठीक है, ओके। चलो तो हम ये डिलीट करते हैं। नाउ लेट्स मेक द इक्वेशन, ठीक है। हम इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, तो सॉरी अनस्टैंडर्डाइज्ड यूज़ करके इक्वेशन हमको बनाना है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज से इक्वेशन नहीं बनाते हैं, अनस्टैंडर्डाइज से बनाते हैं। तो बिफोर मेकिंग द इक्वेशन आई हैव टू चेक कि इसमें कोई फालतू वेरिएबल तो नहीं है। आई हैव टू चेक कि इसमें क्या कोई फालतू वेरिएबल तो नहीं है जिसको हमने ऐसे ही अपने मन से डाल दिया हो या कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो हमको ये टी टेस्ट देख के पता लगा कि इसमें एक फालतू वेरिएबल है, डेट इज़ स्लीप टाइम। इसमें क्या है, एक फालतू वेरिएबल है, डेट इज़ स्लीप टाइम। तो इससे हमको पता लगा डैट आई नीड टू रिवाइज माई मॉडल। हमको क्या पता लगा, हमको अपने मॉडल को क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, ठीक है। बिकॉज इसमें हम रिग्रेशन इक्वेशन अगर बनाएंगे तो आई हैव टू इंक्लूड स्लीप टाइम एंड स्लीप टाइम इज नॉट इफेक्टिव, इट इज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रेडिक्टिंग पार्ट, देन वाई शुड आई इंक्रीज इट, ठीक है। एक एम्प्लॉय को हम क्यों रखें अगर वो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है? तो एम्प्लॉय का काम ही है काम करना, है ना। सो वैसे ही यहाँ स्लीप टाइम एक प्रेडिक्टर है जो कि प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम रख के क्या फ़ायदा अपने मॉडल में। तो हमको अपने मॉडल को रिवाइज करना होगा। क्या करना होगा, मॉडल को रिवाइज करना होगा। तो हमने सबका टी वैल्यू चेक किया, ठीक है, और जिसका टी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो अब आई विल रन दिस मॉडल अगेन, बट दिस टाइम आई विल नॉट इंक्लूड स्लीप टाइम। अब हम क्या करेंगे, स्लीप टाइम हटा देंगे, बिकॉज इट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस। आई टोल्ड यू रिग्रेशन इज़ अ इटरेटिव प्रोसेस। एक बार में कभी आंसर नहीं आएगा, यू हैव टू सी कि क्या हटाना है। तो स्लीप टाइम हटा दिया एंड फिर से रन कर दिया, ठीक है ना। सब कुछ सेम आएगा, ठीक है। लेट मी शो यू कोरिलेशन, ठीक है। देयर विल बी अ स्लाइट चेंज इन, देखो एडजस्टेड आर स्क्वायर में स्लाइट चेंज आ गया, ठीक है।
आर स्क्वायर में स्लाइट चेंज आया, बहुत कम चेंज आया, क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूटिंग वेरिएबल नहीं था इसलिए थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। अच्छा, देन स्टिल इट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है। देन वी कैन सी हाइट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, जेंडर इज सिग्निफिकेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एथलीट और नॉन एथलीट इज सिग्निफिकेंट, तो तीनों फैक्टर का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है, ओके। सो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन एज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट, वेट equals to, I'll take the unstandardized beta, ठीक है। तो सबसे पहले 3.99 ब्रैकेट हाइट प्लस माइनस 13.89, ठीक है, यहाँ माइनस 13.89 इंटू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ जेंडर, तो जेंडर का जो भी वैल्यू होगा 0 या 1, ठीक है। देन अगेन माइनस 24.55 इंटू एथलीट, एथलीट का जो भी वैल्यू होगा 0 या 1, ठीक है। सो अगर हमको हाइट पता है एक पर्सन का जेंडर पता है जो कि हम 0 या 1 में एक्सप्रेस करेंगे, और अगर हमको एक पर्सन का ये पता है कि वो एथलेटिक है या नॉन एथलेटिक है जो कि हम 0 और 1 में एक्सप्रेस करेंगे, देन आई कैन फाइंड द वेट, आई कैन प्रेडिक्ट द वेट ऑफ द पर्सन। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड होगा, दैट इज कॉन्स्टेंट विच वी हैव, तो यहाँ पे दैट विल बी -73.32, तो यहाँ माइनस ही लिख दे रहे, प्लस लिखते हैं, -73.32। अब बोलो कोई डाउट? एनीवन हु हैज अ डाउट? ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? हम लोग ने जो प्रेडिक्शन का जो मॉडल या इक्वेशन निकाला है, हम लोग ने अनस्टैंडर्डाइज्ड कोएफिशिएंट का वैल्यू लिया है, अनस्टैंडर्डाइज्ड हाइट वेट। ये हम लोग ने स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू क्यों नहीं लिया इक्वेशन में? नहीं, इक्वेशन बनाने में स्टैंडर्डाइज नहीं लेते हैं, इक्वेशन अनस्टैंडर्डाइज से निकलेगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपको एक वैल्यू मैनुअली बैठा के भी चेक कर सकते हैं, इक्वेशन पे आप कोई मैनुअली वैल्यू बैठाइए, देखिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अक्रॉस रिसर्चर्स चेक कर कंपैरिजन करेंगे तो स्टैंडर्डाइज बीटा चेक करेंगे, तो हमको स्टैंडर्डाइज बीटा कोट करना पड़ता है अपने रिसर्च में, ताकि अगर कोई मेटा एनालिसिस बाद में हो तो आपका ये देखा जा सके, ठीक है। चलो क्लियर है ये आपको, ठीक है। एनीवन हु हैज अ डाउट? Anyone who has a doubt? I guess no. Okay. चलो 2-3 चीज़ खाली बाकी है, then we will be completing, we will be done with the workshop, ठीक है। अब 2-3 चीज़ देख लो, since we are doing this thing। यहाँ माइनस क्यों है और माइनस का क्या मतलब है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का क्या मतलब है? Yes. Anyone? Sania, you are there? सर यस, प्लीज ट्राई, गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव रेशेस के बारे में कि अगर एक कांस्टेंट अगर इंक्रीज होता है तो जेंडर का एक जेंडर में देखो 0 क्या था और 1 क्या वो था, हमने हायर लिया है उससे कम, मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा, गिर जाएगा। अच्छा बताओ, जेंडर में 0 क्या था? जेंडर में 0 था मेल, ठीक है, और 1 क्या था? फीमेल, ठीक है। जेंडर में 0 क्या था? मेल, एंड 1 क्या था? फीमेल। सो टेक्निकली ये बोल रहा है कि अगर 0 से 1 जाएगा, अगर 0 से 1 जाएगा, इफ द वैल्यू विल गो फ्रॉम 0 to 1, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ जेंडर विल इंक्रीज, देन द वैल्यू ऑफ वेट विल डिक्रीज। सही बोल रहा है? If the value of gender will increase, then the value of weight will decrease, because we have taken 0 as male and we have taken 1 as female. Clear है सबको? डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, यहाँ दिक्कत होती है लोगों को।
ठीक है। सिमिलर विथ एथलीट, ठीक है। एथलेटिक ग्रुप में हमने क्या किया था, जो नॉन एथलीट है उसको हमने क्या लिया है, और जो एथलीट है, जो नॉन एथलीट है उसको हमने क्या लिया है, उसको हमने लिया है 0, एंड जो एथलेटिक पर्सन है उसको हमने लिया 1। तो इसीलिए when the value will increase, सपोज आप एथलेटिक हैं, तो एथलेटिक हैं तो आपका ऑटोमेटिक योर वेट विल बी डिक्रीज्ड बाई इतना। सपोज यू आर नॉन एथलेटिक, देन योर वेट विल नॉट बी डिक्रीज्ड बाई दिस मच, ठीक है। तो एज द वैल्यू इज इंक्रीजिंग योर वेट विल डिक्रीज, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ वैल्यू आपका इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा, ठीक है। ये डमी कोडिंग है, ये कोडिंग पे डिपेंडेंट होता है कि आपका ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं, मेल को 1 बना देते, फीमेल को 0 कर देते, देन ये उल्टा हो जाता, ये पॉजिटिव आ जाता, ठीक है। सो योर आप कैसे वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका बीटा वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वैल्यू। हर एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिलेटेड है एनालिसिस से, ठीक है। क्लियर है? हेलो, क्लियर क्लियर सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए। सो दैट वाज रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। वी हैव चेक्ड द अजम्पशंस, वी हैव चेक्ड हाउ टू बेसिकली फॉर्म द रिग्रेशन इक्वेशन एंड सारे अजम्पशंस अलॉन्ग विद द इंटरप्रिटेशन, ठीक है, सब कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। दैट्स इट। आई होप यू एंजॉयड द वर्कशॉप। आप लोग को मज़ा आया होगा वर्कशॉप में, सीखने मिला होगा बहुत कुछ, ठीक है। एंड आई विल बी शेयरिंग अ फीडबैक फॉर्म आप लोग को, हम एक फीडबैक फॉर्म देंगे ग्रुप में अभी। काइंडली फिल द फीडबैक फॉर्म एंड प्लीज़ रिमेंबर वहाँ पे एक नेम का सेक्शन है, नेम का सेक्शन अच्छे से भरिएगा, बिकॉज दैट सेम नेम विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर सर्टिफिकेट, ठीक है। जो सर्टिफिकेट होगा वो सेम नेम वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। सो काइंडली बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर राइटिंग योर नेम, ओके।